से चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ठीक है, और इसके राइटर भी है एन फ्रैंक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिफोर यू रीड, तो इस इंट्रोडक्शन में काफ़ी काम का बात बताया गया है, जिसमें से आपको बहुत सारा चीज़ याद करके भी रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। एनालिस मैरी एन फ्रैंक, जिनका बर्थ हुआ था 12 जून 1929 में और जिनका डेथ हुआ फरवरी या फिर मार्च 1945 में, वॉज अ जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपको क्या क्या चीज़ समझना है। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, इस डेट ऑफ बर्थ को याद कर लीजिए। ये बहुत बार रिपीट होने वाला है, याद कर लेंगे तो काफ़ी इजीली समझ में आएगा। 12 जून 1929, ठीक है। इनका डेथ हुआ 1945 में। तो आप क्या बता सकते हैं कि इनका उम्र क्या रहा होगा जब ये मरी होंगी? तो लगभग वो 15 साल की थी जब उनका डेथ हो गया, ठीक है। वॉज अ जर्मन बॉर्न जीविश गर्ल, जर्मनी में इनका जन्म हुआ था और ये एक जीविश गर्ल थी। जीविश का मतलब होता है यहूदी, मतलब ये लोग जुडाइज्म रिलीजन को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये एक जूइश गर्ल थी। हु रोट वाइल इन हाइडिंग विथ हर फैमिली एंड हर 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टरडैम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर 2। अब यहाँ पे बहुत सारा बात बताया गया है। सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 2 जो कि हुआ था 1939 से लेकर 1945 के बीच में। तो उस समय में जर्मनी में नाजी पार्टी पावर में आ चुकी थी, ठीक है। और ये नाजी पार्टी का जो व्यू पॉइंट था वो अगेंस्ट द जूइश पीपल था, ठीक है। ये लोग जूइश पीपल को हेट करते थे। तो उस समय जो राइटर है हमारी एन फ्रैंक और उनकी फैमिली, चूंकि ये लोग जूइश पीपल थे, ये लोग क्या किए कि जर्मनी छोड़ के कहाँ आ गए, नीदरलैंड्स आ गए, ताकि नाजी से बच पाए यहाँ पे, ठीक है। अब बाद में क्या हुआ कि जर्मनी लोग अपना कब्जा बाकी यूरोपियन कंट्री में भी करना स्टार्ट कर दिए। तो वो लोग नीदरलैंड पर भी अपना कब्जा करने के लिए आ गए। तो ये लोग को क्या हुआ, अब ये लोग को हाइड करना पड़ गया, ठीक है, छिपना पड़ गया, क्योंकि अब यहाँ पे भी नहीं बचेंगे। तो ये लोग कौन कौन छिप गए? विथ हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स। तो राइटर अपने पूरे परिवार के साथ, अभी देखेंगे कि उनके फैमिली में कौन कौन थे, और इनके 4 दोस्त, ये सब लोग कहाँ चले गए? हाइडिंग में चले गए। और कौन सी जगह में छिपे हुए थे ये लोग? एम्स्टरडैम में। एम्स्टरडैम नीदरलैंड्स का कैपिटल है। इतना समझे? चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टरडैम आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स। वो यहाँ पे लिखा गया है कि इनका जो फैमिली था वो एम्स्टरडैम कब गया था? जब नाजीज पावर में आ चुके थे जर्मनी में। समझ में आई ये बात? बट वर ट्रैप्ड व्हेन नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स। तब नाजी लोगों ने नीदरलैंड्स पे भी अपना कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, तब ये लोग फंस के रह गए, ठीक है। इसीलिए इन्हें एम्स्टरडैम में छिपना पड़ा। समझ रहे बात को? एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942। तो परसिक्यूशंस का मतलब होता है अत्याचार। तो जैसे जैसे ज्यूइश पॉपुलेशन के ऊपर अत्याचार बढ़ता चला गया, एन फ्रैंक का जो फैमिली है उस फैमिली को हाइडिंग में जाना पड़ गया। और ये लोग हाइडिंग में कब गए थे? इन जुलाई 1942। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और कहाँ पे ये लोग छिपे थे? इन हिडन रूम्स ऑफ अवर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। एन फ्रैंक के पिताजी का नाम था ऑटो फ्रैंक। तो इनके ऑफिस बिल्डिंग में कुछ हिडन रूम्स थे, वहाँ पे ये लोग छिपे हुए थे। समझे यहाँ तक? कौन कौन छिपे थे? एन फ्रैंक का पूरा फैमिली और इनके 4 दोस्त। और ये उस समय काफ़ी छोटी थी, ठीक है। आप देख पा रहे हैं 1929 में उनका जन्म हुआ था और 1942 में वो छिपने चली गई थी। लगभग वो 13 साल की होगी तब, ठीक है। आगे देखते हैं। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, तो 2 साल तक वो लोग यहाँ पे छिपे रहे। द ग्रुप वॉज बिट्रेड। और ये जो पूरा ग्रुप था उनके फैमिली का और उनके 4 दोस्तों का जो ग्रुप था उसको बिट्रे मतलब डिस्कवर्ड कर लिया गया, ढूंढ लिया गया। एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एन डाइड ऑफ टाइफस इन बर्गन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब वो लोग 2 साल तक उस जगह पे छिपे रहे, तब उस ग्रुप को डिस्कवर कर लिया गया, ढूंढ लिया गया और उस पूरे ग्रुप को उठा के कहाँ डाल दिया गया? कंसंट्रेशन कैंप में, मतलब कारागार में डाल दिया गया। उस कारागार का नाम क्या था? बर्गन बेल्सन, ठीक है। और वहाँ पे पहले तो उस एन फ्रैंक की जो दीदी थी, बड़ी बहन मार्गोट फ्रैंक, उसका पहले मृत्यु हो गया और उससे कुछ ही दिन बाद एन फ्रैंक को टाइफस नाम का बीमारी हो जाता है और वो भी वहाँ पे मर जाती है इस कंसंट्रेशन कैंप में ही। समझ में आया यहाँ तक? मतलब वो 15 साल की उम्र में मर जाती है। हर फादर ओटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, रिटर्न टू एम्स्टरडैम आफ्टर द वॉर एंडेड। तो उनके जो पिताजी थे ओटो फ्रैंक, वो इकलौते ऐसे इंसान थे जो उस ग्रुप में बचे हुए थे। तो जब युद्ध खत्म हो गया वर्ल्ड वॉर 2 1945 में, तो अब वो वापस एम्स्टरडैम में जाते हैं, ठीक है। और पाते हैं कि वहाँ पे एन फ्रैंक का एक डायरी था, वो बचा हुआ है अभी भी, ठीक है। कन्विंस दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड, और उन्हें लगा कि ये काफ़ी यूनिक रिकॉर्ड है।
ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। उन्होंने एक्शन लिया और उस डायरी को पब्लिश करवा दिया इंग्लिश में, और उस डायरी को नाम क्या दिया, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ठीक, इस बुक का नाम पड़ गया। तो उसी डायरी ऑफ अ यंग गर्ल का आज जो हमारा चैप्टर है उस छोटा सा एक पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए कुछ और देखते हैं उसके बारे में। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 until its final entry of 1 अगस्त 1944। ठीक है, वो जो डायरी एन फ्रैंक को दिया गया था, कब दिया गया था, ऑन हर 13th बर्थडे। ठीक है, और उस डायरी में क्रॉनिकल्स मतलब रिकॉर्ड किया गया है वो सब इवेंट उनके लाइफ का, कब से कब तक, फ्रॉम 12 जून। अब आपको ये याद आ रहा होगा 12 जून से कुछ, अभी मैंने आपको कहा था इस डेट को याद कर लेने, 12 जून 1929 में। तो 12 जून 1942 में उनका बर्थडे के दिन उनको ये डायरी गिफ्ट में मिला था, 13th बर्थडे में। ठीक है, और उस दिन से लेके 1 अगस्त 1944 तक का हर एक दिन का इवेंट उसमें रिकॉर्ड किया गया है उस डायरी में। ठीक है, इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मेनी लैंग्वेजेस एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स। ठीक है, वो ओरिजिनली ये जो डायरी था वो डच लैंग्वेज में लिखा गया था, उसको कई सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया और ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स में से एक बन गया। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों ने इस बुक को पढ़ा। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, टेलीविजन एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस एंड इवन एन ओपेरा। और इस बुक के ऊपर कई सारे फिल्म्स भी बन चुके हैं, टेलीविजन शोज, थिएट्रिकल शोज, ठीक है, इवन एन ओपेरा, नाटक भी इस डायरी के ऊपर परफॉर्म किए जा चुके हैं बेस्ड ऑन द डायरी। ठीक है, described as the book of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation। तो इस डायरी को डिस्क्राइब किया गया है द वर्क ऑफ अ मेच्योर एंड इनसाइटफुल माइंड। एक काफ़ी मेच्योर और इनसाइटफुल मतलब थॉटफुल माइंड का ये क्रिएशन है ये डायरी। ठीक है, काफ़ी समझदार व्यक्ति ने लिखा है। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। इस डायरी में बताया गया है, इंटीमेट मतलब क्लोज, काफ़ी बारीकी से बताया गया है रोज़मर्रा ज़िंदगी का जो लाइफस्टाइल है वो कैसे हुआ करता था जब नाजी लोग पावर में थे तब। ठीक है, एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकास्ट विक्टिम। होलोकास्ट का मतलब होता है विध्वंस, यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 को होलोकास्ट बोला गया है। तो वर्ल्ड वॉर 2 का एक विक्टिम जो कि थी एन फ्रैंक, तो एक काफ़ी जानी मानी और चर्चित विक्टिम बन के वो उभरी। ठीक है, चलिए ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी सारी चीज़ यहाँ पे समझने को मिला होगा। कोई भी डाउट अगर रह गया हो तो इतने को एक बार वापस सुन लीजिए। ठीक है, ये काफ़ी आपके नॉलेज के लिए ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग मेन स्टोरी पे आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। तो राइटर एन फ्रैंक बोलती हैं कि एक डायरी में लिखना एक काफ़ी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, अजीब सा एक्सपीरियंस है मेरे जैसे लोगों के लिए। ठीक है, अब ये एग्जाम में आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि ये राइटर के लिए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों था, तो इसका रीज़न अब बताया गया है। Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on, neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl। तो काफ़ी लंबा सेंटेंस है, इसमें लिखा गया है कि ये स्ट्रेंज एक्सपीरियंस इसलिए है क्योंकि सबसे पहला बात तो मैंने आज तक अपने लाइफ में डायरी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, तो पहला रीज़न तो ये रहा, मैंने कुछ नहीं लिखा है आज तक अपने लाइफ में, उसलिए मेरे लिए ये डायरी राइटिंग एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। और दूसरा बात ये है, इट सीम्स टू मी, एन फ्रैंक को ऐसा लगता है कि लेटर ऑन मतलब बाद में ना राइटर खुद, एन फ्रैंक खुद, नॉर एनीवन एल्स और ना कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा इन द म्यूजिंग्स। म्यूजिंग्स का मतलब होता है थॉट्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल। एक 13 साल की स्कूल जाने वाली लड़की क्या सोचती है ये पढ़ने में किसी को दिलचस्पी नहीं होगा, मुझे भी दिलचस्पी नहीं होगा और बाकी औरों को भी दिलचस्पी नहीं होगा। तो ये 2 रीज़न का वजह से उसे डायरी राइटिंग एक एक्सट्रेंज एक्सपीरियंस लगता है। समझे कि नहीं समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ वेल इट डजंट मैटर। फिर वो बोलती है कि अच्छा चलो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखने का मन कर रहा है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। और वो बोलती है कि मुझे लिखने का मन कर रहा है और मुझे एक और भी फीलिंग आ रहा है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपना थोड़ा दिल हल्का कर लूँ थोड़ा लिख के। ऐसा होता है कि जब हम अपने क्लोज फ्रेंड के साथ जब कुछ बात शेयर करते हैं, कोई भी टेंशन हो वो जब शेयर करते हैं तो हमारा थोड़ा मन हल्का हो जाता है। तो राइटर भी अभी क्या करना चाह रही है, कुछ लिख के अपना मन हल्का करना चाह रही है। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, इसका मतलब होता है अपना मन हल्का करना। ठीक है, कोई बात शेयर करके।
तो वो अपना बात डायरी में शेयर करने वाली है, उससे उनका मन हल्का हो जाएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। बोला गया है लोगों के मुकाबले पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है, वो आपके बातों को काफ़ी ध्यान से सुनते हैं। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटल डिप्रेस्ड एंड वॉज सिटिंग एट होम विथ माई चिन इन माई हैंड्स। तो ये जो सेइंग है इसके बारे में वो कब सोचती है? उन दिनों में सोचती है जब वो काफ़ी डिप्रेस्ड थी, काफ़ी निराश थी, ठीक है, और वो अपने घर में बैठी हुई थी गाल पे हाथ रख के, ठीक है, तब वो इसके बारे में सोचती है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। बोर्ड एंड लिस्टलेस वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट। और उस दिन वो काफ़ी बोर फील कर रही थी। लिस्टलेस का मतलब विथ नो एनर्जी, मतलब टायर्ड थी वो। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और वो सोच रही थी कि अंदर हूँ या बाहर जाऊँ खेलने के लिए, ठीक है। तब उनके मन में ये ख्याल आता है कि पेपर पे ज़्यादा पेशेंस होता है कंपेयर टू पीपल। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज। तो एन फ्रैंक ने फाइनली डिसाइड किया कि वो जहाँ पे है वहीं पे रहेगी। ब्रूडिंग का मतलब होता है डीप थॉट, और वो सोचती है कि येस पेपर डज हैव मोर पेशेंस। सोचती है कि हाँ पेपर में ज़्यादा पेशेंस तो है कंपेयर टू पीपल। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टीफ बैक नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी। बोल रही कि और चूंकि मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मैं इस मोटी कवर वाले नोटबुक जिसको डायरी बोला जाता है, ठीक है, तो मैं इस डायरी को किसी और को पढ़ने के लिए देने वाली नहीं हूँ। तब तक नहीं देने वाली हूँ जब तक कि अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक कि मुझे एक सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता है तब तक मैं इस डायरी को किसी को पढ़ने के लिए देने वाली नहीं हूँ। मतलब वो बोल रही कि मैं अपने सच्चे दोस्त को ही इस डायरी को पढ़ने के लिए दूंगी, ठीक है। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बीट ऑफ डिफरेंस। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि मैं इस डायरी में क्या लिखती हूँ, कैसे लिखती हूँ। समझ रहे बात को? मतलब इससे ये भी पता चल रहा है कि एन फ्रैंक के पास अभी कोई रियल फ्रेंड नहीं है। समझे? आगे बढ़ते हैं। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। आई डोंट हैव अ फ्रेंड। अब राइटर बोल रही है कि मैं वापस उसी पॉइंट पे आ चुकी हूँ जिस वजह से मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया था, और वो रीज़न क्या है कि आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरा कोई दोस्त नहीं है, उसलिए मैं डायरी लिख रही हूँ अपने बातों को शेयर करने के लिए, अपना मन हल्का करने के लिए, ठीक है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। बोल रही कि अब मुझे अच्छे से समझाने दीजिए, क्योंकि